आईपीएल अब इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग बनने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है सऊदी अरेबिया का, जो आईपीएल में $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके उसे इंटरनेशनल बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आईपीएल अलग अलग देशों में खेला जाए और एक ऐसा ब्रांड बन जाए जो कि एक दिन इंटरनेशनल क्रिकेट को रिप्लेस कर दे। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये वही आईपीएल है जिसके पहले सीजन यानी 2008 में इंग्लिश बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को आने नहीं दिया था। लेकिन एक बायकॉट लीग से ऑलमोस्ट एक डिमांडेड लीग का सफर पूरा कैसे हुआ? उसका कारण है आईपीएल की अर्निंग्स, पैसा। आज की डेट में आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है। आईपीएल की वैल्यूएशन $10.7 बिलियन है। आईपीएल की वजह से बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आईपीएल अर्न कैसे करता है? कैसे चलती है आईपीएल की इकोनॉमी? आखिर कैसे फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई आईपीएल से पैसे कमाते हैं? और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं 2008 में। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी बीसीसीआई प्रेसिडेंट के पास एक क्रिकेट लीग का आइडिया लेकर पहुंचते हैं और यहां से शुरुआत होती है आईपीएल की कहानी। ललित खुद एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ बिजनेसमैन भी थे, इसलिए उन्हें ही आईपीएल का पहला कमिश्नर बनाया गया। उनका बिजनेसमैन होना फायदेमंद इसलिए था क्योंकि वो आईपीएल के डायनेमिक्स को पूरी तरीके से समझ चुके थे। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन के पास अर्निंग्स और पावर ज्यादा रहती है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा होने वाला था। पावर और अर्निंग्स होने वाली थी फ्रेंचाइजी के पास। हालांकि वो 10 हिस्सों में बढ़ जाती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रेंचाइजी एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा अर्न करेगी कैसे? बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 से $300 मिलियन कमाए थे। क्या फ्रेंचाइजी उससे भी ज्यादा कमाती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आईपीएल की अर्निंग डायनामिक्स को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। अब आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि आईपीएल की पूरी इकोनॉमी के 2 ही हिस्से होते हैं। पहला रखता है बीसीसीआई और दूसरा जाता है फ्रेंचाइज और टीम्स के पास। अब इस पूरे प्रोग्राम में बीसीसीआई कई तरीकों से अर्न करता है। बीसीसीआई की अर्निंग्स का सबसे बड़ा शेयर आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से। आपने एक दर्शक के तौर पर नोटिस किया होगा कि पहले आईपीएल सोनी मैक्स पर आता था, वहां से आईपीएल हॉटस्टार तक पहुंचा और आखिरी में जियो सिनेमा उसकी करंट डेस्टिनेशन। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियो सिनेमा को ओन करने वाली वायाकॉम 18 ने स्टार नेटवर्क से ब्रॉडकास्टिंग राइट जीत लिए, जिसके लिए बीसीसीआई को मिले थे 48,390 करोड़ रुपए। इससे पहले सोनी ने साल 2008 में 8,200 करोड़ रुपए देके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जीते थे और 2017 में स्टार की तरफ से 16,347 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ 5 सालों में ये कीमत 16,000 से 48,000 करोड़ पहुंच चुकी है। बीसीसीआई की अर्निंग्स का दूसरा सोर्स है टाइटल स्पॉन्सर्स। आपने ये देखा होगा कि अभी टाटा आईपीएल चल रहा है, इससे पहले पेप्सी आईपीएल और ड्रीम 11 आईपीएल भी हम देख चुके हैं। जब ऐसे किसी ब्रांड का नाम आईपीएल के साथ लिया जाता है तब उसे टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं। और टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए कोई भी ब्रांड काफी बड़ा अमाउंट पे करता है। जैसे टाटा ने बीसीसीआई के साथ 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहां वो हर साल 500 करोड़ पे करेंगे। बीसीसीआई की अर्निंग्स का तीसरा मेजर सोर्स है फ्रेंचाइजी की नेम सेलिंग, मतलब उनके नाम। साल 2008 में ललित मोदी ने आईपीएल में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कि आईपीएल फ्रेंचाइजी के नाम की बिडिंग की जाएगी। उस समय टोटल बिडिंग से बीसीसीआई ने 3300 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं अगर 2022 की बात करें, जब 2 नई फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस की गई थी, तब बीसीसीआई ने गुजरात टाइटंस के लिए 5,625 करोड़ रुपए और एलएसजी के लिए 7,090 करोड़ रुपए लिए। इन 3 अर्निंग सोर्सेज के अलावा टिकटिंग और इवेंट्स भी अर्निंग्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब तक के डेटा को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बीसीसीआई इतना ज्यादा अर्न करती है तो शुरुआत में हमने ये क्यों कहा कि फ्रेंचाइजी बीसीसीआई से ज्यादा अर्न करती है? ऐसा इसलिए क्योंकि बीसीसीआई वर्क करती है पूल सिस्टम में। अब ये पूल सिस्टम क्या होता है? फ्रेंचाइजी की नेम सेलिंग के अलावा जो भी रेवेन्यू आता है उसका एक बड़ा परसेंटेज पूल में चला जाता है। साल 2008 में ये तय किया गया था कि ये 80% होगा, लेकिन आज की डेट में ये 50% है। अब एग्जैक्टली ये कितना है ये जानने के लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए टाटा ग्रुप ने बीसीसीआई को दिए 500 करोड़ रुपए। अब इस 500 करोड़ में से 250 करोड़ जाएंगे पूल में और वहां से सभी फ्रेंचाइजी को 25-25 करोड़ रुपए बांट दिए जाएंगे। अब ये तो था बीसीसीआई का पूरा अर्निंग मॉडल। अब बात करते हैं कि आखिर एक आईपीएल फ्रेंचाइजी कैसे अर्न करती है। आईपीएल फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा इनकम होती है बीसीसीआई के रेवेन्यू पूल से, जो बीसीसीआई के पास पैसा आता है और उनसे वो पैसा जो आगे फ्रेंचाइजी को देते हैं। लेकिन इसके अलावा उनके अपने कई और इनकम सोर्स भी होते हैं, जिसमें प्राइमरी है स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप और इवेंट स्पॉन्सरशिप का रेवेन्यू तो बीसीसीआई उनके साथ पहले से ही शेयर कर देती है। लेकिन इसके बाद बारी आती है उनके अपने स्पॉन्सर्स की। आपने देखा होगा कि हर आईपीएल टीम की जर्सी पे अलग अलग ब्रांड्स लगे होते हैं। हर एक लोगो एक स्पॉन्सरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब ये अमाउंट कितना होता है?
सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि लोगो कहाँ पे लगाया जा रहा है। जैसे कंधों पर, चेस्ट पे लगाने वाले लोगों की स्पॉन्सरशिप प्राइस ज़्यादा होती है क्योंकि ये कैमरे में ज़्यादा दिखते हैं। वहीं दूसरे ऐसे पार्ट्स जहाँ पे कैमरा पे ज़्यादा विजिबल नहीं होते, ऑब्वियसली उनका प्राइस थोड़ा कम होता है। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। गुजरात टाइटंस ने अपने डेब्यू सीजन में ही कैप्री ग्लोबल से शर्ट की स्पॉन्सरशिप ली थी, जो कि उनके जर्सी में बाएं कंधे से निचले भाग में आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा बीकेटी टायर्स के साथ उनकी बैक शर्ट की टीम, और इन दोनों के अलावा और दूसरे स्पॉन्सर्स मिला के गुजरात टाइटंस ने अपने पहले साल में स्पॉन्सरशिप से 65 करोड़ रुपए कमाए। फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है इसमें। जैसे गुजरात टाइटंस ने अपने पहले साल 65 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप के जरिए कमाए थे, लेकिन ठीक उसी साल आरसीबी को स्पॉन्सरशिप से 83 करोड़ रुपए मिले और मुंबई इंडियंस को मिलने वाला स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए से बढ़ गया। स्पॉन्सरशिप के बाद नंबर आता है टिकट्स का। ये पूरी अर्निंग का लगभग 1% प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट। इसके बाद मर्क्स, मर्चेंडाइज, इवेंट जैसे अर्निंग सोर्स भी आते हैं। ये फिक्स वेरिएबल होते हैं। इनके बाद नंबर आता है परफॉर्मेंस बेस्ड वेरिएबल्स का। जैसे मुंबई इंडियंस अब तक 5 आईपीएल जीत चुकी है और उन्हें 75 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ जीतने का ही रेवेन्यू नहीं मिलता है। अगर आप अच्छा खेलते हुए प्लेऑफ तक पहुंच जाए तब भी आपको आखिर में प्राइज मिलता है। जैसे आरसीबी को पिछले साल प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 4.5 करोड़ रुपए लगभग मिले थे। इसके अलावा अगर फ्रेंचाइजी अपनी किसी ब्रांड के साथ लाइसेंसिंग करती है तो उसके चार्जेस भी उन्हें मिलते हैं। अब आप ये समझ चुके होंगे कि आईपीएल का जो स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमी को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर देता है, यानी कि पहले बीसीसीआई एक बड़ा चंक अर्न करती है और सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसका 50% उन्हें पूल में डालना होता है, जो कि फ्रेंचाइजी के पास बराबर बढ़ जाता है। कुल मिलाकर फ्रेंचाइजी के मुकाबले बीसीसीआई पावरफुल जरूर है, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो सारी फ्रेंचाइजी के सामने बीसीसीआई पावरफुल नहीं है, और ये ललित मोदी की सोच के कारण हो पाया। उन्होंने ये सोचा था कि बीसीसीआई के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे और साथ साथ में निश्चित करेंगे कि कोई भी पार्टी जो बीसीसीआई से जुड़ती है वो लॉस ना बनाए, और साथ में पूल की मदद से बैलेंस एंड चेक्स लगातार बने रहे। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल की पूरी इकोनॉमी। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब जान लेते हैं। आखिर खिलाड़ियों को इतने रुपए पे कौन करता है, बीसीसीआई या फ्रेंचाइजी? खिलाड़ियों के साथ फ्रेंचाइजी का डायरेक्ट पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता, ये बीसीसीआई के थ्रू पेमेंट किया जाता है। हमें जो अमाउंट इकट्ठा दिखाया जाता है उसकी पेमेंट सैलरी के रूप में कई पार्टनर प्लेयर्स को की जाती है। इसी सैलरी को ना दे पाने के कारण आईपीएल की एक टाइटल विनर फ्रेंचाइजी को 2011 में डिस्कार्ड कर दिया गया था। आपको याद आ रहा है? अगर आप इस फ्रेंचाइजी का नाम जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।